नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा ये टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिक्स से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर का बेसिक्स। और हमें लगता है बेसिक्स के लिए अरुण कात्यायन से बेस्ट किताब तो आपके लिए हो नहीं सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, अरुण कात्यायन स्टार्ट करते हैं। अरुण कात्यायन को एक बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो बुक्स का लेवल होगा वो टफ होता चला जाएगा। ठीक है, बेस के रूप में आपको सुंडा हम पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, अभी आप अरुण कात्यायन पढ़ लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे बुक्स में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना अरुण कात्यायन का जो वॉल्यूम 1 है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भैया जो हिस्ट्री है एग्रीकल्चर की अगर बात किया जाए तो इट इज़ सपोज दैट man was evolved on the earth। तो भैया हिस्ट्री जो एग्रीकल्चर की वो कहाँ से स्टार्ट होती है। इट इज़ सपोज दैट मैन वाज इवॉल्व ऑन अर्थ अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो। कहने का मतलब भैया जो 15 लाख साल पहले लगभग जो मानव है उसका उद्भव हुआ था पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ था, लगभग 15 लाख साल पहले। दिस मैन वाज द इवॉल्व फ्रॉम द मंकी। अब भैया ये बात आप लोग को बताने की ज़रूरत है नहीं कि इंसान का जो उद्भव हुआ है, होमो सैपियंस का जो उद्भव हुआ है कहाँ से हुआ है भैया, मंकी से हुआ है, बंदर से हुआ है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो भैया जो मानव का उद्भव हुआ था कब हुआ था, 15 लाख साल पहले भैया ज़मीन पर मानव का उद्भव हुआ था। ये जो मैन इवाल्व हुआ था कहाँ से हुआ था, मंकी से हुआ था। ठीक है, मंकी से इस मैन का एवोल्यूशन हुआ था। कहने का मतलब इवॉल्व का मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, जिससे भैया क्या हुआ, बंदर से इस इंसान बना। हु स्टार्टेड टू मूव बाई स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन हिज फीट। भैया वो क्या किया, जो बंदर थे, सबसे पहले बंदर थे, इन बंदरों ने क्या किया, इरेक्ट मतलब सीधे खड़े होकर क्या किया, चलना शुरू कर दिया। इरेक्ट मतलब होता है सीधे खड़े होना। अब इरेक्ट का मतलब होता है भैया सीधे खड़े होना। अब सीधे खड़े हुए और चलना शुरू कर दिए, इसीलिए इनको क्या कहा गया, होमो इरेक्टस कहा जाने लगा। होमो इरेक्टस को ये एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, जावा मैन। क्या नाम दिया गया, जावा मैन नाम दिया गया। ठीक है, तो भैया क्या हुआ, होमो इरेक्टस भैया क्या हुआ, खड़े होकर चलना शुरू कर दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जावा मैन भी बोलते हैं। होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअस, इरेक्ट मतलब होता है सीधे खड़े होना। कहने का मतलब लगातार क्या हुआ, सीधे खड़े हुए। इसके बाद भैया क्या हुआ, जावा मैन के बाद क्या बना भैया, एक मानव बना, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, क्रो मैग्नान मानव। कहने का मतलब सबसे पहले हमारा क्या बना, बंदर से बना होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद इसी से बना भैया क्या, क्रोमैग्नॉन मानव। क्रोमैग्नॉन के बाद एक और भैया बीच में इसमें लिखा नहीं है, एक और स्पीसीज आई थी जिसे हम लोग बोलते थे क्या, होमो हैविलस। अब वो होमो हैविलस वाले क्या करते थे, हैविलस मतलब हाथों का प्रयोग करने वाले। कहने का मतलब ये आगे वाले जो दो पैर होते थे बंदर के, उनका ये प्रयोग करके क्या करने लगे, औजारों को पकड़ने लगे और उनका यूज़ करने लगे, यानी टूल्स बनाने लगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, इनके मस्तिष्क का विकास हुआ, और मस्तिष्क का विकास हुआ जिससे इनके क्या हुआ, सीखने की कला विकसित हुई। इसीलिए इनको नाम दे दिया गया क्या, होमो सैपियंस। और सैपियंस का मतलब होता है क्या, लर्निंग हैबिट। होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअस, सैपियंस का मतलब लर्निंग हैबिट, मतलब जो लगातार सीखने वाला होगा वही क्या होगा, इंसान होगा। ठीक है, होमो सैपियंस होगा। ठीक है, तो उसके बाद भैया क्या हुआ, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार इसका नाम होमो सैपियंस सैपियंस हो गया। ठीक है, मतलब एक और इसके बाद त्रिनाम पद्धति आ गई। द्विनाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लिग्नियस ने। इसके बाद भैया त्रिनाम पद्धति आई, तब इसका नाम रख दिया गया क्या, होमो सैपियंस सैपियंस, जो आज के टाइम पर मानी जाती है। तो इंसान का भैया क्या नाम है, होमो सैपियंस सैपियंस नाम है इंसान का। ठीक है, त्रिनाम पद्धति के अनुसार। सच मॉडर्न मैन इवॉल्व फर्स्ट इन अफ्रीका 35,000 ईसा पूर्व। भैया जो आधुनिक मानव है इसका उद्भव अगर पूछा जाए सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे भैया क्या, अफ्रीका में इसका उद्भव हुआ था। और अफ्रीका में कब हुआ था, तो भैया लगभग 35,000 साल पहले भैया क्या हुआ था, आधुनिक मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, ऐसा माना जाता है। अफ्रीका में मानव जो पैदा हुआ उसके बाद अफ्रीका से ही मानव का क्या हुआ, दूसरी जगह पर क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। ऐसी एक थ्योरी मानी जाती है ह्यूमन के एवोल्यूशन की। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए भैया, तो इसके बाद भैया क्या हुआ, इन द बिगिनिंग सच मैन बीन स्पेंडिंग ऑन द सीप एंड गोट। सबसे पहले इसने भैया क्या किया, सबसे पहले भैया ये 8700 से लेकर 7700 तक इसने क्या किया भैया, सबसे पहले देखो 10,000 BC में इसने पालना शुरू किया, किसे, कुत्ते को। यानी सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाया वो किसे बनाया, डॉग को बनाया। उसके बाद एक कुत्ता जो होता था इनका हंटिंग में सहायता करता था। इसके बाद भैया इन्होंने क्या किया भैया,
लगभग 8700 से 7700 बीसी के आसपास इन्होंने क्या किया भैया, भेड़ और बकरी को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, भेड़ और बकरी को पालना शुरू कर दिया। इसके बाद भैया पहली बार 7500 बीसी में क्या किया इन्होंने भैया, फसल उगाना शुरू किया। और सबसे पहले जो खेती की गई किसकी की गई, जौ की और गेहूं की। जौ एवं गेहूं जो था भैया मानव द्वारा उगाए गए दो ये सबसे पहले अनाज माने जाते हैं। ठीक है, लगभग कब इनका एवोल्यूशन हुआ था, 7500 बीसी में। अब बीसी और एडी क्या होता है, देखो भैया आज सन हमारा चल रहा है क्या 2021, लेकिन कभी ये जीरो होगा। इस जीरो से पहले वाला जो काल है वो हमारा क्या बीसी कहलाता है, इधर वाला काल हमारा क्या एडी यानी ईसवी कहलाता है। ठीक है, माना जाता है जीरो, जब सन जीरो था इसी में भैया क्या क्रिश्चियन का जन्म हुआ था, यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसके पहले का काल ईसा पूर्व कहलाता है, इसके बाद वाला काल ईसवी कहलाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर भैया जो हमारा है, आगे बात अगर किया जाए एग्रीकल्चर, तो हमारा एग्रीकल्चर जो है भैया ये भैया किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताए थे जिन शब्दों के पीछे कल्चर लिखा होगा वो किस भाषा के शब्द होंगे, लैटिन भाषा के शब्द होंगे। जिनके पीछे लॉजी लिखा होगा वो सारे किस भाषा के शब्द होंगे, ग्रीक भाषा के। एग्रीकल्चर भी इसीलिए किस भाषा का शब्द होगा, लैटिन भाषा का। अब एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला भैया शब्द है एगर और दूसरा भैया क्या है कल्चरा। एगर और कल्चरा से मिलकर बना है। एगर का मतलब होता है भैया क्या सॉयल, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। कहने का मतलब सॉयल का कल्टीवेशन ही हमारा क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, द एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ बोथ इन विच स्टडी ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ सॉयल। कहने का मतलब मृदा का उपयोग करने के लिए एग्रीकल्चर भैया क्या है, एक कला भी है और एक भैया क्या विज्ञान भी है। कहने का मतलब एग्रीकल्चर एक प्रकार का आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट किसे कहेंगे भैया, आर्ट वो चीज़ होती है भैया जो भैया क्या होता है, एक भैया क्या एक मतलब प्लूरल तरीके से ऐसे चलती रहती है। और साइंस हमारा क्या होता है, क्रमबद्ध नॉलेज होता है। ठीक है, जो हमारा एक श्रेणी क्रम में अगर कोई बात हो, क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ का अध्ययन किया जाए तो उसे साइंस बोला जाता है। तो भैया क्या एग्रीकल्चर एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, दोनों तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ आयरन, जब भैया लोहे की खोज हुई। अब लोहे की खोज से भैया क्या हुआ, लगभग 1500 बीसी में क्या हुआ, तो लोहा खोजा गया था। जब से लोहा खोजा गया, वैदिक ईरा स्टार्ट हुआ, लोहा खोजा गया, तब से भैया एग्रीकल्चर में भैया क्या हुआ, एक महान क्रांति के रूप में लोहे की खोज उभर कर आई। इससे भैया क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ती चली गई, खेती में भैया क्या वृद्धि होती चली गई। ठीक है, तब भैया क्या हुआ, एग्रीकल्चर जब क्या हुआ, अब भैया प्रोडक्शन बढ़ने लगा, लोहे की खोज हुई, इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ। प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ तब ज़रूरत लगी भैया क्या, इस एग्रीकल्चर को मैनेज करने की। क्या ज़रूरत लगी, एग्रीकल्चर को मैनेज करने की। अब ये मैनेजमेंट करने के लिए भैया, मैनेजमेंट के अध्ययन को ही क्या कहलाता है हमारा भैया, एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी हमारा क्या कहलाता है भैया, एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट। ठीक है, एग्रोस मतलब होता है फील्ड, नॉमस मतलब होता है मैनेजमेंट। कहने का मतलब जो भैया फील्ड का मैनेजमेंट हम लोग किसके तहत करते हैं, एग्रोनॉमी के तहत करते हैं, जो भैया क्या ग्रीक भाषा का शब्द है। तो पहले भैया एग्रीकल्चर आया, उसके बाद भैया ये एग्रोनॉमी शब्द आया था। ठीक है, एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस व्हिच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड टू प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप एंड द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द टर्म टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। कहने का मतलब ऐसा हमको क्या करना है, प्रबंधन करना है। मेन चीज़ भैया कीवर्ड क्या हो गया, प्रबंधन। ऐसा प्रबंधन करना है जिससे भैया क्या हो, मैक्सिमम हमारा भैया क्या हो, क्वांटिटी भी पैदा हो। क्वांटिटी मतलब भैया क्या, मात्रात्मक वृद्धि हो, उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि हो, साथ ही भैया क्या क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक वृद्धि भी हो। मतलब क्वांटिटेटिव वृद्धि भी हो, क्वालिटेटिव वृद्धि भी हो। कहने का मतलब मात्रा भी बढ़े और गुणवत्ता भी बढ़े। अच्छा खासा मतलब जो अनाज पैदा हो उसमें मतलब अच्छी खासी प्रोटीन हो, अच्छी खासी विटामिन हो, हर चीज़ अवेलेबल भी हो और भैया उत्पादन भी ज़्यादा हो। ठीक है, अब पीटर डी क्रेसेंजी ने भैया क्या किया, 1230 से 1307 ईस्वी के बीच में भैया इनको बहुत सारे क्या किया, कलेक्ट किया बहुत सारे लिटरेचर्स को और एक किताब लिखी। उस किताब का इन्होंने नाम दिया भैया क्या, ओपस रूरालियम कामोडरम। क्या नाम दिया, ओपस रूरालियम, ओपस रूरालियम कामोडरम। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना भैया, ओपस रूरालियम कामोडरम। ठीक है, ओपस रूरालियम कामोडरम किताब किसने लिखी थी, पीटर डी क्रेसेंजी ने लिखी थी। ठीक है, इसीलिए इनको भैया क्या कहा गया, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्रोनॉमी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको कहा जाता है, पीटर डी
क्रसेंजी को कहा जाता है। आगे अगर बात किया जाए भैया जेथरो टुल की, तो जेथरो टुल हमारे जो थे भैया, इनको माना जाता है भैया, इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था क्या, हार्स होइंग हस्बेंड्री। क्या लिखी थी भैया, हार्स होइंग हस्बेंड्री। हार्स होइंग हस्बेंड्री किसकी पुस्तक है, कई बार पूछी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जेथरो टुल की ये पुस्तक है। ठीक है, जेथरो टुल भैया हमारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, पहली बात तो इन्होंने सीड ड्रिल शब्द का पहली बार यूज किया। शब्द अगर पूछा जाए इन्होंने कौन कौन से दिए थे, पहली बात इन्होंने वीड शब्द दिया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या दिया था, जीरो टीलेज शब्द दिया था, यानी भैया क्या, जीरो भूपरिष्करण, जीरो टीलेज शब्द दिया था। ठीक है, कहने का मतलब वीड और जीरो टीलेज ये सारे शब्द किसने दिए थे, जेथरो टुल ने दिए थे, और इनको भैया फादर ऑफ वीड साइंस भी माना जाता है। ठीक है, खरपतवार विज्ञान के पिता किसको माना जाता है, जेथरो टुल को माना जाता है। शब्द भैया जीरो टीलेज इन्होंने दिया था, लेकिन अगर पूछा जाए फादर ऑफ जीरो टीलेज कौन था, फादर कौन थे जीरो टीलेज के, तो भैया कौन थे, ग्लबलर बी ट्रिपलेट थे। कौन थे, ग्लबलर बी ट्रिपलेट थे। ठीक है, ग्लबलर बी ट्रिपलेट क्या थे, जीरो टीलेज के फादर थे, जबकि शब्द किसने दिया था, जेथरो टुल ने दिया था। इन इंडिया साइंटिफिक कल्टीवेशन हैज़ बीन स्टार्टेड विद द कमर्शियलाइजेशन ऑफ शुगर केन। जब भैया गन्ने का कमर्शियलाइजेशन, भैया गन्ना उगाया गया, कॉटन उगाया गया, टोबैको उगाया गया। ठीक है, गन्ना, कपास और तंबाकू, इनका उत्पादन जब कॉमर्शियल रूप से स्टार्ट हुआ, तभी से भैया क्या हुआ, साइंटिफिक कल्टीवेशन भारत में स्टार्ट हो गया। 27 अप्रैल भैया 27 अप्रैल 1871 को क्या हुआ था, 27 अप्रैल 1871 को पहली बार बनाया गया भैया क्या, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेवेन्यू एंड कॉमर्स, ये बनाया गया था भैया क्या, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेवेन्यू एंड कॉमर्स। डार्क हमारा बनाया गया ये कब, 1871 में। ठीक है, एग्रीकल्चर रेवेन्यू एंड कॉमर्स बनाया गया 1871 में 27 अप्रैल को। ठीक है, उस समय जो हमारे लॉर्ड मेयो थे वो क्या थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1871 में लॉर्ड मेयो हमारे गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड मेयो ने भैया क्या किया, एओ ह्यूम की भैया रिक्वेस्ट पर क्या किया भैया, इसको बना दिया, क्योंकि इसी टाइम पर भैया 1880 में क्या हुआ था, पहला भैया फेमेन कमीशन यानी प्रथम अकाल आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था, प्रथम अकाल आयोग। फर्स्ट जो फेमेन कमीशन बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1880 में। ठीक है, इसके बाद भैया सेपरेट सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 1881 में फिर भैया क्या किया गया, जब अकाल पड़ने लगे इतने ज़्यादा, मतलब 1871 में बनाया गया था भैया अकालों के कारण। ठीक है, 1880 में इसी के तहत अकाल आयोग बनाया गया, अकालों की समीक्षा करने के लिए कि क्यों भैया भारत में इतने अकाल पड़ रहे हैं। ठीक, फिर इसीलिए 1881 में भैया क्या किया गया, एक सेपरेट एग्रीकल्चर बॉडी इस्टेब्लिश करने की बात की गई। इसी के तहत भैया धीरे धीरे क्या हुआ, IARI का गठन कर दिया गया। ठीक है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना भैया, ये 1905 में बना। ठीक है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना भैया, 1905 में, और कहाँ बना था भैया, ये पूसा बिहार में बना था। ठीक है, पूसा बिहार में ये बना। IARI कहाँ बना, पूसा बिहार में, कब, 1905 में। नाम क्या था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन भैया अब जो है आज की कंडीशन में कहाँ है, पूसा न्यू दिल्ली में है। अब भैया ये न्यू दिल्ली में कैसे पहुँच गया, पहले तो बिहार में था। तो हुआ ऐसा कि 1934 में एक बार क्या हुआ भैया, आ गया भूकंप, और उसी भूकंप में भैया क्या हुआ, IARI की जो बिल्डिंग थी जो बिहार में बनी थी वो भैया टूट गई। जब बिल्डिंग टूट गई तो 1934 में ये हुआ, 1936 में इसको क्या कहाँ कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र करके भैया कहाँ बना दिया गया, न्यू दिल्ली में बना दिया गया। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी के बाद भैया क्या किया गया, आज़ादी के बाद IARI यानी जो इंपीरियल एग्रीकल्चर था, ये इंपीरियल की जगह भैया यहाँ पर क्या डाल दिया गया, इंडियन डाल दिया गया। तो भैया आज की कंडीशन में इसका नाम क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए तो भैया अब इसका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम हो गया। 1958 में भैया इसको क्या किया गया, UGC के तहत भैया इसको क्या कर दिया गया, यूनिवर्सिटी का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। यानी भैया 1958 के एक्ट के तहत जो UGC एक्ट हमारा है, इसके तहत भैया 1958 में भैया इसको क्या, IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। आगे अगर हम लोग बात करें ICR की, तो ICR भैया हमारा जो बना था, ये भैया एक बनाया गया था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। क्या बनाया गया था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ये भैया कब बना था, 1926 में यह बनाया गया था। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कब बना भैया, 1926 में। इसने भैया अपनी रिपोर्ट पेश की 1928 में। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट 1928 में जब आई तो इस रिपोर्ट में भैया कहा गया ICR बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, जो रॉयल कमीशन बनाई गई थी इसके वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे, लॉर्ड
लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो भैया उस समय वायसराय थे। इन्होंने भैया क्या किया 1929 में भैया 1928 में रिपोर्ट दी और उसी के तहत भैया क्या किया गया 16 जुलाई 1929 को क्या किया गया 16 जुलाई 1929 को भैया एक बना दिया गया हमारा क्या ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। पहले इसका नाम भी इंपीरियल था, बाद में नाम बदल कर भैया क्या कर दिया गया इंडियन कर दिया गया। ठीक है, इसको भैया रजिस्टर देखो उसको रजिस्टर किया गया था UGC एक्ट के तहत। ठीक है, जबकि ICR को रजिस्टर किया गया किसके तहत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1860 के जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था। कहने का मतलब ICR एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, जबकि IRI भैया यूनिवर्सिटी के रूप में रजिस्टर्ड है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए पहले इसके जो प्रेसिडेंट हुए थे कौन हुए थे M हबीबुल्ला हुए थे। मिस्टर हबीबुल्ला जो मोहम्मद हबीबुल्ला थे किसके थे ICR के पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, पहले सेक्रेटरी ऐसे हैदरी थे। देखो भैया एक एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो भैया प्रेसिडेंट कौन थे तो हबीबुल्ला क्या थे पहले प्रेसिडेंट थे। अगर पूछा जाए पहले सेक्रेटरी कौन थे तो यस ए हैदरी जो थे पहले क्या थे सेक्रेटरी थे। अगर पूछा जाए भैया पहले इसके DG यानी डायरेक्टर जनरल कौन थे तो डॉक्टर BP पाल भैया क्या थे पहले इसके DG थे ICR के। ठीक है, फुल्ली ऑटोनॉमस बॉडी हमारी ये ICR बनकर तैयार हुई और भैया बाद में 1946 में इसका नाम आज़ादी से जस्ट पहले इसका नाम चेंज करके इंपीरियल की जगह इंडियन कर दिया गया। तो आज के नाम भी इसका क्या हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो भैया क्या क्या काम दिया गया ICR को एक एक चीज़ को समझना है। सबसे पहले भैया जो ICR के पहले DG बने हमारे कौन BP पाल बने, याद रखना आप। ठीक है, इस समय जो हमारे हैं DG इसके त्रिलोचन मोहपात्रा। टू प्लान अंडरटेक add promote and the coordinate the education research and its application in agriculture agroforestry animal husbandry fisheries home science and allied science। कहने का मतलब इतनी सारी चीज़ों पर ये क्या कोऑर्डिनेट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। किस किस चीज़ पर भैया एजुकेशन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर पर तो करता ही है, एग्रो फॉरेस्ट्री पर भी करेगा, एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज होम साइंस और एलाइड साइंस इतनी चीज़ों पर ICR क्या करता है भैया एजुकेशन प्रोवाइड करता है। टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ रिसर्च, जितनी भी हमारी रिसर्च हो रही है जनरल इन्फॉर्मेशन में एग्रीकल्चर में जितनी भी रिसर्च हो रही है एनिमल हस्बेंड्री में होम साइंस में एलाइड साइंस में जितनी भी रिसर्च हो रही हैं उन सब का भैया क्या करता है क्लियर करता है भैया बताता है कि भैया ये रिसर्च हमारी क्या है इसका क्लियरिंग हाउस है ये। ठीक है, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को भैया क्या प्रमोट करने का काम भी यही करता है। ठीक है, टू प्रोवाइड अंडरटेक एंड प्रमोट कंसल्टेंसी सर्विस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एंड द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रो एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज होम साइंस एंड एलाइड साइंस। कहने का मतलब भैया क्या करता है इन सभी क्षेत्रों में भैया शिक्षा की भी बात करता है, इन सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी की बात करता है, इन सभी क्षेत्रों में क्या एजुकेशन की मतलब और रिसर्च की बात करता है। ठीक है, ये सारे काम भैया क्या ICR करता है। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर कॉलेजेस की बात किया जाए भैया तो सबसे पहले 1901 से 1905 के बीच में भारत में भैया कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। ठीक है, क्या बनाए गए थे 6 एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेज बनाए गए थे, 6 एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेजेस बनाए गए थे। कहाँ कहाँ पर यही पूछा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है भैया पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, कोयम्बटूर, ल्यालपुर। यहाँ भैया 6 ऐसी जगहें थी जहाँ पर भैया क्या डिग्री कॉलेज बनाए गए थे। कहाँ कहाँ पर पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर और भैया कोयम्बटूर और ल्यालपुर आज के टाइम पर भैया ये पाकिस्तान लाहौर में है। ठीक है, बाकी सारे भैया इंडिया में अवेलेबल हैं। ठीक है, कितने बने थे 6 डिग्री कॉलेजेस हमारे बने थे। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को सबसे पहली बार जो है एजुकेशन में शामिल किसने किया था अपने सिलेबस में, तो भैया सबसे पहला जो हमारा डिग्री कॉलेज था कौन सा साबौर भागलपुर बिहार वाला जो था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को इसने भैया क्या पहली बार जो है सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया एग्रीकल्चर कोर्स में। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए फर्स्ट एजुकेशन कमीशन अपने भारत में पहला एजुकेशन कमीशन बना कब था, तो भैया ये बना था 1949 में। ठीक है, और पहले एजुकेशन कमीशन पहला जो हमारा शिक्षा समिति बनाई गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे भैया राधा कृष्णन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यस राधा कृष्णन इसके अध्यक्ष थे। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इंडो अमेरिकन टीम्स फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश। भैया जो हमारा यही जो पहली बात तो शिक्षा आयोग बना हमारे यहाँ, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन बना 1949 में जिसके डॉक्टर S राधाकृष्णन ने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा अमेरिकन टीम्स आई भारत में, पहली और दूसरी इंडो अमेरिकन टीम्स आई। उन्होंने भैया क्या किया
उन्होंने भैया सुझाव दिया कि भैया भारत में क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए। उन्हीं के सुझाव को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब खोली गई? 1960 में खोली गई। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, GBPUAT। भैया ये हमारा बना कहाँ पर? पंतनगर। तब उस समय उत्तर प्रदेश में था, आज के टाइम पर ये कहाँ है? उत्तराखंड में अवेलेबल है। मतलब 1960 में तो उत्तराखंड का बंटवारा हुआ नहीं था उत्तराखंड का बंटवारा सन 2000 में हुआ है, तो 1960 में उत्तर प्रदेश में था। और गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर भैया क्या एक भैया यूनिवर्सिटी बनाएगी, पंतनगर यूनिवर्सिटी। ठीक है, कब बनी? 1960 में बनी। ठीक है, ये भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1954 एंड द अदर 1959, ये सब भैया सब बनाया गया था एक्ट वैक्ट। इन्हीं के तहत अमेरिकन टीम ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम के अपॉइंट किया गया था। इसी के तहत भैया क्या पहली 1954 में बनी थी, उसके बाद 1959 में इन दोनों ने रिकमेंड किया, तो इन्हीं के रिकमेंडेशन से भैया क्या बना? ये यूनिवर्सिटी बनी। यानी ये किसकी रिकमेंडेशन से बनी थी? इंडो अमेरिकन टीम की रिकमेंडेशन पे बनी थी। अब इंडो अमेरिकन टीम 2 बार बनी थी, एक बार 54 में बनी थी, एक बार 1959 में बनी थी, और 59 के बाद 1960 में ही पहली बार क्या यूनिवर्सिटी बन गई। सेकेंड कमीशन ने अपनी जब रिपोर्ट दी तुरंत ही। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए, इन इंडिया देयर आर 38 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। भैया एक हमारी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी इम्फाल, और इसके अलावा 38 हमारी क्या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, 4 इंस्टीट्यूट IRI, NDRI, IVRI, CIFE, ये भैया ICR के द्वारा हमारे मान्यता प्राप्त हैं। और इसके अलावा जो हमारा इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, ये भी हमारा क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी में आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए, अब तो नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे अभी जो है झांसी में अपने यहाँ झांसी में बन गई एक क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी में बन गई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसके अलावा IRRI अगर पूछा जाए, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं अगर आपसे पूछे जाए, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर भैया है? फिलीपींस मनीला में है। 1960 में भैया ये भैया बना था। ठीक है, कौन सा? फिलीपींस मनीला में IRRI। अब भैया जो हमारा सीमिट था, सीमिट हमारा जो है एक मैक्सिकन वर्ड है। ठीक है, सीमिट में हमारा क्या, सीमिट जो हमारा था भैया, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, ये भैया हमारा इसका नाम है। क्या? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट। किसके लिए बना है भैया? मेज और व्हीट के लिए बना है। ठीक है, M और उल्टा कर दो W। ठीक है, मेज और व्हीट के लिए बनाया है। कहाँ पर सीमिट? ये मैक्सिको में है। कब बना था? 1966 में भैया, ये 1966 में बना था। इन इंडिया ड्यू टू द मॉडर्न एग्रीकल्चर, भैया मॉडर्न एग्रीकल्चर धीरे धीरे बढ़ी और 1965-66 में भैया क्या आया? 1965-66 में पहली बार भैया क्या आया भारत में? भैया आ गया क्या? ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, क्या आ गई? हरित क्रांति। अब अगर हरित क्रांति के बारे में पूछा जाए भैया, तो इसके जनक कौन थे? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है भैया? यानी बोरलॉग हैं, यानी बोरलॉग होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत में, तो भारत में भैया MS स्वामीनाथन है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए शब्द किसने दिया था ग्रीन रिवोल्यूशन, शब्द किसने दिया था हरित क्रांति, तो आप बताएंगे भैया क्या? विलियम गार्ड ने भैया क्या ये शब्द दिया था? विलियम गार्ड ने इसका शब्द दिया था क्या? ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, अगर पूछा जाए एवर ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द किसने दिया था? एवर ग्रीन रिवोल्यूशन, तो एवर अगर लग जाएगा भैया किसी उसमें, तो भैया स्वामीनाथन ने शब्द भी दिया था, स्वामीनाथन ही फादर भी हैं एवर ग्रीन रिवोल्यूशन के। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए तो भैया इसके अलावा व्हाइट रिवोल्यूशन भारत में आई थी। व्हाइट रिवोल्यूशन में सफ़ेद क्रांति किससे? दुग्ध से संबंधित थी। नीली क्रांति मछली से भैया, गोल क्रांति आलू से, आलू भैया गोल गोल। ठीक है, सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन मुर्गी पालन से, सिल्वर क्रांति। रजत क्रांति, ठीक, इसके अलावा ब्राउन भैया बायोमास से। इसके अलावा ग्रे किससे होती? फर्टिलाइजर से। अगर पूछा जाए इंद्रधनुषी क्रांति, तो भैया ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से संबंधित होती है। अगर पूछा जाए रेड, तो रेड भैया मीट एंड टोमेटो से संबंधित होती है। ठीक है, ये सारे हमारे कुछ। परभनी क्रांति पूछा जाता है, भिंडी से संबंधित होती है। ये सारे भैया कुछ पूछे जाते हैं अपने। ब्लैक क्रांति पूछी जाती है भैया, बायोडीजल से, जेट्रोफा से संबंधित होती है। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए भैया, तो ये हमारे कुछ भैया प्रिस्ली अ वेराइटी ऑफ अ क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप आर ग्रोन होल ईयर इन द ग्रीन हाउस बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो भैया इन्होंने एक टर्म डाल दिया यहाँ पर, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखो, एक भैया हमारा कांच का मकान हमने बनाया। ठीक, इस कांच के मकान में सिस्टम ऐसा है कि लाइट अंदर जाएगी, ठीक है, एंटर करेगी, लेकिन भैया ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं आ पाएगी, बाहर इसके जाने की क्षमता नहीं है। ये भैया हो गया मामला कैंसिल, यानी जो अंदर गई है वो
जितनी भी टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करना होगा, कहने का मतलब इसका इन्वायरमेंट हमारे अधीन है। हम जैसा चाहें, जितना गर्म चाहें, जितना ठंडा चाहें, हम इसको अपने आप कर सकते हैं। कूलिंग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ हम अपने आप से अवेलेबल करवा सकते हैं। और भैया इसी में हम क्या करेंगे, अब साल भर भैया क्या करेंगे, कोई भी सब्जी उगा सकते हैं। अब साल भर कोई भी सब्जी हम उगा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं? सब्जी के लिए जो जो इन्वायरमेंट चाहिए था सारा हम किस में करेंगे, ग्रीन हाउस में पैदा कर लेंगे, उसी में साल भर सब्जी उगाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। अगर पूछा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट, तब बात चेंज हो जाएगी। तब भैया ये बात करता है किसकी, पृथ्वी की। और पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें आती थी भैया, इनमें बहुत सारी क्या भैया, ये हमारी आती थी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। अब ये भैया उसके बाद ये इनको जाना होता था लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, पृथ्वी से बाहर जाना होता था। लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, LWR के रूप में बाहर जाना होता था। लेकिन हमने क्या किया भैया, पॉल्यूशन कर दिया। अब पॉल्यूशन कर दिया तो हमने यहाँ पर भैया क्या कर दिया, यहाँ पर अपनी गैसेस कौन कौन सी, CO2 है, CH4 है, N2O है, CFC है, सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये हमने यहाँ पर इकट्ठा कर दी। अब भैया ये बाहर जा रही थी लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये यहाँ पर भैया इनको कैप्चर कर लिया और वापस फिर पृथ्वी पर भेज दिया। इससे भैया क्या हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर जो हमारा हो रहा है इंक्रीज करता जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और यही हमारा होता है भैया क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे अगर हम लोग बात करें भैया, तो एग्रीकल्चर शेयर्स 22% ऑफ द GDP। भैया लगभग 22% जो है GDP का कवर करता है एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके अलावा 22% GDP का कवर करता है, 2005-06 का ये डाटा है। ठीक है, और 24% ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2001। कहने का मतलब भैया 2005-06 में 22% करता है। ठीक है, 2005-06 में 24% करता था, उसके पहले भैया 25% करता था। कहने का मतलब अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, GDP में एग्रीकल्चर का शेयर घट रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर का शेयर घट रहा है। हालांकि ये अपने लिए, देश के विकास के लिए तो अच्छी बात है ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देखो, ऐसा नहीं बोला हमने कि उत्पादन एग्रीकल्चर का घट रहा है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन GDP में इसका योगदान घट रहा है। इसका मतलब है अपना सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा काम करेंगे तो भैया क्या होगा, एग्रीकल्चर का हिस्सा कम होता चला जाएगा। और अच्छी बात है, कम से कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे, तब एग्रीकल्चर बेनिफिशियल लगेगी। अगर भैया आपकी जो है, आप आज अगर कर्व हम लोग देखते हैं भारत का, तो भारत का कर्व कुछ ऐसा हमको दिखाई देता है। ट्रायंगल में अगर इकोनॉमी की बात करें तो भैया ये हमारा क्या, प्राइमरी सेक्टर होता है, ये हमारा सेकेंडरी है, हमारा टर्सरी। प्राइमरी में हमारा आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं, और टर्सरी सेक्टर में हमारी आती हैं सर्विसेज यानी सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो हमारा एग्रीकल्चर कहाँ पर, प्राइमरी सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है। भैया ये वाला यहाँ पर जो सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, ये भैया बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर भैया क्या है, पॉपुलेशन मैक्सिमम है। जो आपके देश की मैक्सिमम जनसंख्या है वो क्या कर रही है, यही खेती कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप योगदान देखेंगे भैया इसका GDP में, तो बहुत कम है, सबसे कम इसी का योगदान है। ये हमारा क्या है, सर्विस सेक्टर है, नहीं टर्सरी सेक्टर है। ये भैया बहुत छोटा सा अपना है, लेकिन पीक पे क्यों है, पीक पे इसलिए है भैया क्योंकि GDP में भैया ये क्या, टॉप में योगदान करता है। और संख्या देख रहे हो भैया इसकी बहुत कम है, यानी पॉपुलेशन मिनिमम है, फिर भी भैया GDP में योगदान इसका मैक्सिमम है सर्विस सेक्टर का, इसे बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। ठीक है, सीधे सीधे बताओ, पूछ लिया था इसमें जो पेट वाला एग्जाम हुआ, इसमें टर्सरी सेक्टर किसे बोलते हैं, सर्विस सेक्टर को। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें भैया, तो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की कुछ बात है भैया, कुल लिखी है, देख लेना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। अब इसमें क्या हम नाम पढ़ कर आप लोग को सुनाएं, ये सारी याद करने वाली चीज़ें याद करो भैया। कजरी वजरी कहाँ, जोधपुर राजस्थान, ये क्वेश्चन आते हमेशा हैं, तो भैया इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कर ही लेना है। अब हम सीधे सीधे जो है टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि फैक्ट्स आपको खुद से रटने पड़ेंगे। हम चाहे 4 बार बोल देंगे, उससे आपको याद नहीं होगा। सबके पास अरुण कात्यायन अवेलेबल है, जितने भी यहाँ पर भैया ये लिखे हैं, क्रिसेट, पतंजलि, हैदराबाद, FRI, देहरादून, जो भी यहाँ पर लिखे हैं सारे आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। और आज अगर पहली बार आप क्लास कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो आज ही से शुरुआत कर दीजिए, आज ही इसको याद कर डालिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा 1-2 आ जाते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन या झूमिंग किसे बोलते हैं। भैया देखो लैंड रोटेशन शब्द में ही बता दिया उसने, क्या लैंड को क्या करना है, रोटेट कर देना है। कहने का मतलब है कि हम भैया क्या करेंगे, एक फसल उगा रहे हैं एक ज़मीन पर। ठीक है, ये ज़मीन है हमारी, इस पर हमने एक क्रॉप उगाई।
ठीक है। अब एक क्रॉप को हमने क्या किया, रिपीट पे उगाते रहे, धीरे धीरे क्या किया हमने, इस क्रॉप जो हमारी ज़मीन है इसको हमने क्या कर दिया, ख़राब कर दिया, बेकार कर दिया। हमने क्या किया, दूसरी ज़मीन को जोता और दूसरी ज़मीन पे खेती करने लगे, इसको दिया छोड़ का, ये बेकार हो गई, इसको हटाओ, ख़त्म करो, नई ज़मीन पे चला जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, लैंड को रोटेट कर दिया। क्रॉप हमने फिक्स रखी, हमने कहा हम देखो चावल उगाएंगे, हम कसम खा के घर से आए कि हम चावल ही उगाएंगे, और चावल उगा उगा के भैया एक जो हमारी ये क्रॉप है, जो हमारी ये मतलब ज़मीन है, इसको एकदम ख़त्म कर देंगे, ख़राब कर देंगे। जब इस पे चावल का उत्पादन ख़त्म हो जाएगा तब नई जगह जाएंगे जहाँ पेड़ वेड़ खूब लगे होंगे, जंगल वंगल, इनको भैया काटेंगे, इनको काटेंगे, नई भैया ज़मीन बनाएंगे, इस ज़मीन पर खेती करेंगे, फिर चावल उगाएंगे, इसको भी ख़राब करेंगे, अगले तीसरी जगह मूव करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड का रोटेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड रोटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैंड रोटेशन, या इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कल्टिवेशन को शिफ्ट कर दे रहे हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ इंडिया में हम लोग इसको बोलते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग इसको बोलते हैं क्या, झूमिंग बोलते हैं। यानी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, यहाँ पर जो हमारे राज्य 7 सिस्टर्स पाई जाती हैं, यानी असम, अरुणाचल, ये सारे जो हमारे राज्य हैं, यहाँ पर भैया इसको क्या बोला जाता है, झूमिंग बोला जाता है। जबकि केरल में इसको कुंवारी बोला जाता है। अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, शिफ्टिंग कल्टिवेशन की। तो जरा सा समझेंगे भैया, क्या करेंगे, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करेंगे, कल्टीवेट, उसी में भैया क्या करेंगे, जंगल जो हमारा था सबसे पहले उसको क्या किए, साफ़ किए। जंगल को साफ़ करके वहाँ पर भैया क्या किए, एक फसल उगाना शुरू किए। एक ही फसल उगाए हमने लगातार। ठीक है, एक फसल उगा के ज़मीन खराब हो गई, हमने दूसरी ज़मीन पर जंगल काटा, दूसरी ज़मीन पर उगाना शुरू कर दिया। दैट्स मीन द इट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। कहने का मतलब क्रॉप फिक्स है, अगर एक शब्द में परिभाषा लिखनी हो तो भैया ये 2 शब्द लिखो, क्रॉप फिक्स होगा और लैंड क्या होगा, रोटेट होगा। यही हमारा क्या है, झूमिंग है। क्रॉप फिक्स, लैंड रोटेट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं झूमिंग। ठीक है, इससे भैया क्या होता है, फर्टिलिटी घटती है। ठीक है, सॉइल की क्या होता है, फर्टिलिटी घटती चली जाती है। दूसरी बात, झूमिंग से भैया क्या होता है, झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन से होता क्या भैया, सॉइल इरोजन बढ़ता है। अब भैया जब आप पेड़ काटेंगे तो सॉइल इरोजन अपने आप ही बढ़ा रहे हैं, सॉइल इरोजन भैया इससे क्या होगा, बढ़ेगा। जहाँ का पेड़ आपने काट दिया वहाँ की मिट्टी अब क्या करेगी, आपने खाली छोड़ दी, खाली छोड़ दी तो वो बह के बाहर जाएगी, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। मुख्यतः ये भैया होती कहाँ पर, भारत में छोटा नागपुर पठार के आसपास होती है, झारखंड में होती है, मध्य प्रदेश और हिली रीजन्स में होती है, और नॉर्थ ईस्ट में भैया जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर भैया ये खेती होती है। एक तो आपने पढ़ लिया लैंड रोटेशन, अब दूसरा आप पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन। ये अपने लिए कुछ अच्छा है। क्या अच्छा है भैया, एक हमारे पास एक खेत था, इस पे भैया हम उगा रहे थे, भैया पहले हमने उगाया, पहले साल हमने उगाया क्या, राइस, व्हीट, मूंग उगाया। कहने का मतलब पहले चावल, फिर गेहूं, फिर मूंग उगाया 2008-9 में। अगले साल हमने क्या किया, चावल तो उगाया, लेकिन अगली बात क्या क्या, मस्टर्ड और चिली लगा दिया उसकी जगह। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भैया क्या करेंगे, क्रॉप को रोटेट करेंगे। यहाँ पर भैया क्या करेंगे, लैंड रखेंगे फिक्स, यहाँ पर लैंड फिक्स होगी। क्या चेंज होगा, क्रॉप चेंज होगी, क्रॉप चेंज होती रहेगी। जब क्रॉप चेंज होती रहेगी लैंड की फर्टिलिटी बनी रहेगी भैया, उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। इससे भैया क्या होगा, आसानी से आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर भैया आसानी से इसमें भैया खेती करते रहेंगे और ज़मीन खराब नहीं होगी फाइनली। ठीक है, ज़मीन खराब फाइनली नहीं होगी। तो भैया ये आपके सामने क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, क्रॉप रोटेशन का। यहाँ सामने दिया है, पहले अब साल हमने लगाया राइस, व्हीट और मूंग, अगले साल हमने बदल दिया, राइस तो लगाया लेकिन मस्टर्ड और चिली को रोटेट कर दिया किसकी जगह, व्हीट और मूंग की जगह। ठीक है, इसमें भैया क्या होता है, ये हमारा सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, इरोजन को भी रोकता है, कंजर्व करता है किसको, मॉइस्चर को भी। आगे अगर हम लोग बात करें भैया, इंश्योर अ बैलेंस प्रोग्राम ऑफ वर्क थ्रू आउट द ईयर, और साल भर भैया क्या काम चलता रहेगा लैंड रोटेशन में। ठीक है, जब हम लोग फसल चेंज करेंगे तो सारे इक्विपमेंट अच्छे से यूज हो पाएंगे। अब अगला हमारे पास सामने आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट भैया आपके लिए टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। किसे बोलते हैं, देखो भैया अगर एक शब्द में बोलना हो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो हमें क्या करना है भैया, खेती तो करनी है, लेकिन साथ में हमको एक चीज़ बचा के रखनी है, क्या, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है। इसी को हम बोलेंगे क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती। ठीक है, या इको फार्मिंग, सब इसी को बोलेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़
कम अप बिकॉज ऑफ द यील्ड फ्रॉम द मॉडर्न फील्ड टेक्निक्स। हम लोग क्या किए भैया, हम लोग को ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमको क्या करना था, उत्पादन को बढ़ाना था, कुछ भी करना था, उत्पादन को हमको टॉप पे ले जाना था। इसके लिए हमने क्या किया, केमिकल्स का सहारा लिया। अब केमिकल्स का सहारा लिया हमने, धीरे धीरे क्या किया, ज़मीन को ख़राब करना शुरू किया। अब धीरे धीरे ज़मीन ख़राब हो रही है, हम लोग खूब खेती कर रहे हैं भैया, ज़मीन ख़राब कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आज कंडीशन ऐसी आ रही है कि भैया क्या, ज़मीन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जा रही है, डिग्रेड हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, खेती करने लायक ही नहीं बच रही है। अब भैया हमको क्या ज़रूरत दिखने लगी, अब हमको दिखने लगा भैया हमको क्या रखना था, इकोलॉजी से बैलेंस बना के रखना था। ठीक है, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना था, इकोलॉजी से बैलेंस बना के रखना था। अब देखो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने बताया हो सकते हैं 3 प्रकार के। एक तो हमारा हो सकता है सब्सिस्टेंस, दूसरा हो सकता है कॉमर्शियल, तीसरा होता है सस्टेनेबल। ठीक है, क्या हो सकता है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल फार्मिंग और भैया क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर क्या होता है भैया, देखो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, टू सस्टेन लाइफ एंड द फैमिली नीड्स। कहने का मतलब भैया आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है, ठीक है, आपने क्या किया, उस ज़मीन पर भैया खेती की है और आपका लक्ष्य क्या है भैया, अपना जीवन यापन करना, आप अपना अपने परिवार का पेट भरना लक्ष्य है। तो आप भैया क्या करेंगे, इसमें कम से कम पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट कम से कम करेंगे और कम से कम आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। यानी भैया इनपुट भी कम लगाएंगे, आउटपुट भी कम मिलेगा। कहने का मतलब खर्चा भी कम करेंगे और उत्पादन भी कम ही होगा। ठीक है, दूसरा आप करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में आप क्या करते हैं भैया, खूब पैसा झोंक के लगाएं, जितना यूरिया था सब झोंक दिए, जितना सिंचाई था सब झोंक दिए, क्योंकि हमको क्या करना था, प्रॉफिट लेना था, मतलब उत्पादन लेना था मैक्सिमम। क्या करना था, उत्पादन मैक्सिमम लेना था, प्रॉफिट अलग चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरा आया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, नेचुरल इक्विलिब्रियम। इसमें हम क्या करेंगे, इकोलॉजिकल, पहली तो बैलेंस बनाना हमारा काम है। दूसरी बात यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट को कम यूज करेंगे और भैया फिर भी उत्पादन हम लेंगे ज़्यादा। कहने का मतलब कम इनपुट यूज करके ज़्यादा उत्पादन लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हालांकि इसके मुकाबले भले हमारा उत्पादन कम हो। जैसे मान लो यहाँ हम लोग 100 रुपये लगा रहे थे, ठीक है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में हम लोग 100 रुपये लगा रहे थे और उसकी जगह पर हम 200 रुपये पैदा कर ले रहे थे। यानी भैया यहाँ पर हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 100 का हो रहा था। अब मान लो यहाँ पर भैया हम क्या करें, 70 रुपये लगाएं और 70 रुपये लगा कर भैया यहाँ पर हम क्या पैदा कर लें, भैया हम पैदा कर लें कितने, 180 रुपये पैदा कर लें। यहाँ इससे उत्पादन तो घट गया, पहले भाई 200 का हो रहा था, अब 150 180 का हो रहा है। लेकिन भैया हमने खर्चा भी तो कितने का किया, 70 का ही किया, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, 110 इस बार हो गया। तो ये हमारा क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमको बताता है। कहने का मतलब इनपुट को कम करो और आउटपुट को बढ़ाओ। ठीक है, ये हमारा बताता है क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जबकि कॉमर्शियल फार्मिंग क्या बताता था भैया, खूब इनपुट लगाओ और खूब आउटपुट पाओ। ठीक है, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग भैया ना इनपुट लगाओ ना आउटपुट पाओ, आराम से भैया जिंदगी जियो खाली। ठीक है, जीवन यापन करना है। आगे अगर बात किया जाए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज दैट फॉर्म ऑफ, देखो भैया इसमें वही कहानी लिखी है कई बार, अब आपको चाहे हम अलग से बता दें। कहने का मतलब प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड, भैया मतलब भर का अनाज पैदा करना है और किस क्या करना क्या है, नेचुरल फार्मिंग करना है, पर्मा कल्चर को हमको प्रमोट करना है। पर्मा कल्चर मतलब भैया क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब भैया क्या, हम लोग क्या करेंगे, कम से कम क्या करेंगे, केमिकल्स का यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, गोबर की खाद या FIM, ठीक है, कंपोस्ट, इन सब का ज़्यादा यूज करेंगे, इन्हीं सबसे उर्वरक देंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, केमिकल्स को बाइकआउट करेंगे, केमिकल्स को कम यूज करेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग या पर्मा कल्चर, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस तभी तो बनेगा। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए भैया, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है भैया, सिस्टम मीन्स अ सेट ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट दैट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिंग अमॉन्ग देमसेल्फ। सिस्टम का मतलब ही भैया क्या है, आपस में सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब द ऑब्जेक्शन ऑफ एनी क्रॉपिंग सिस्टम, भैया उद्देश्य क्या होगा क्रॉपिंग सिस्टम का, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। पहले क्या होता था, देखो पहली बात भैया कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो हमारी होती थी उसमें भैया हमारे 2 उद्देश्य होते थे। पहला हमको क्या करना होता था, बाई इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कल्टिवेशन, हमको क्या करना था, मेन पहला टारगेट तो हमने बता ही दिया कि हमको क्या करना था, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, अब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहले 2 तरीके अपनाए जाते थे, या तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा एरिया पर खेती करने लगे, या हमने कहा कि कम उतने एरिया में हम लोग क्या करें, उत्पादकता अपनी बढ़ा दें, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। कहने का मतलब 2 तरीके थे पहले हमारे पास। क्या था, एक तो भैया ऐसा करो एरिया बढ़ा दो, ठीक है, या तो भैया क्या करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। आपको अभी तक 2 ही तरीके समझ में आ रहे होंगे
कि भैया अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो या तो आप 1 हेक्टेयर पे खेती करते थे तो आप 2 हेक्टेयर पे करने लगो, ठीक है, या तो भैया 1 हेक्टेयर में 10 कुंटल पैदा करते थे तो आप 15 कुंटल पैदा करने लगो। यही हमारे 2 तरीके हो सकते हैं किसको, प्रोडक्शन को बढ़ाने के। लेकिन भैया इन्होंने बताया कि भैया ऐसा कुछ नहीं कि 2 ही तरीके हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर का ज़माना है, 2 और तरीके हैं। क्या 2 और तरीके हैं भैया? पहला तरीका है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। इन्होंने कहा एक भैया ये भी तरीका तो अपना सकते हो, पहले साल भर में आप 2 फसल लेते थे, अब भैया 4 फसलें लो एक साल में, क्या दिक्कत है? जुगाड़ लगाओ, 4 फसलें लो, नहीं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का यूज करो, 4 फसलें लेने लगो, उत्पादन बढ़ नहीं जाएगा। 2 फसलें मान लो 100 कुंटल दे रही थी, 4 फसलें मान लो कुछ नहीं तो 170 कुंटल तो दे ही देंगी, 70 कुंटल का प्रॉफिट, उत्पादन बढ़ा। पहली बात तो इन्होंने बता दिया क्या, टाइम की बात कर दी। दूसरे इन्होंने कहा कि भैया स्पेस में ज़्यादा उत्पादन करो, यानी कम स्पेस में ज़्यादा उत्पादन। इन्होंने क्या बताया, मतलब कहने का मतलब भैया क्या, सघन खेती करो। सघन खेती का मतलब भैया, अब भैया 1 हेक्टेयर हमारा एक ज़मीन है, ठीक है, 1 हेक्टेयर ज़मीन में पहले हम खेत लगाते थे भैया, खेत लगाते थे हमें 100 कुंटल पैदा होता था। क्यों? क्योंकि प्लांट हमारे 10,000 प्लांट होते थे और मान लो भैया 10,000 प्लांट से हमारा 100 कुंटल पैदा हुआ। अब हम क्या करें, हमने कहा कि 10,000 की जगह 1,00,000 प्लांट कर लो, यानी प्लांट पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ा दिया। तब भैया यहाँ पर 100 हो रहा था तो भैया 150-200 तो यहाँ पर उत्पादन हो ही गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भैया, कहा कि यूनिट स्पेस में भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओ, यानी सघन खेती करो। तो भैया ये हमारे क्या 2 नए मॉडर्न एग्रीकल्चर में 2 नए डायमेंशन जुड़ गए आके क्रॉपिंग सिस्टम में, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मतलब यूज करना, यूटिलाइजेशन करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है किस चीज़ का, यानी उपयोग करना है भैया, यानी सर्वोच्च उपयोग, यानी सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए किसका, लैंड का, वाटर का, सोलर रेडिएशन का, इन सारी चीज़ें जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, यानी जितने भी हमारे पास इनपुट अवेलेबल है उनका हम कैसे सबसे अच्छा उपयोग करें, सबसे ज़्यादा नहीं सबसे अच्छा, कम से कम उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो तो क्या दिक्कत है। सारी चीज़ों का कम से कम उपयोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लो, यानी हमको क्या करना है, मैनेज करना है। यही हमारा क्या पूरा क्रॉपिंग सिस्टम में आएगा, ठीक है। अब भैया जो 2 नए डायमेंशन जुड़े, इनसे भैया नई नई चीज़ें सामने आने लगी। पहला तो हमारे सामने भैया क्या आया, जीनोटाइप, ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ऐसे 3 चीज़ें हमारे सामने आ गई। पहला हमने क्या बताया, जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब भैया क्या करना है, अच्छी क्वालिटी का पहले तो सीड उगाओ जिससे उत्पादन बढ़े, ठीक है, यानी जेनेटिक मेकअप ऑफ सीड भैया इंप्रूव करो जिससे हमारा क्या उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा बताया गया भैया ज्योमेट्री ऑफ द प्लांटिंग मीन्स, ज्योमेट्री मतलब भैया क्या, प्लांट पॉपुलेशन, कैसे प्लांट लगा रहे हो तुम। पहला तो भैया 2 हमारे हो सकते हैं, शेप ऑफ एरिया ऑफ अवेलेबल इन द इंडिविजुअल प्लांट, मतलब भैया एक प्लांट जो हमारा इंडिविजुअल है इसको कितना एरिया दिया जा रहा है, इसी के आधार पर भैया हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे हमारे क्या ज्योमेट्री के सिस्टम्स हैं जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा क्या, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और क्यूबोडियल। सर्वाधिक जो हमारे प्लांट पॉपुलेशन होती है किस में होती है, क्यूबोडियल में होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूनिकैक्स सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विनिकक सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें भैया क्या होता है, मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन हमारी होती है, और मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन करोगे तो मैक्सिमम भैया क्या होगा, उत्पादन यहाँ पर होगा, यानी एचडीपी की बात, यहाँ पर हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात होती है। साइज ऑफ एरिया अवेलेबल टू द इंडिविजुअल प्लांट, अब भैया एकलौते प्लांट को कितनी जगह तुम दे रहे हो, मेन चीज़ ये मायने रखेगा ज्योमेट्री में। और दूसरा भैया नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया, कितने भैया प्लांट लगा रहे हो। देखो भैया एक प्लांट को कितनी जगह दे रहे हो, मान लो ये भैया 10x10 का प्लॉट है, इसमें भैया 1 प्लांट तुम लगाए हो, ठीक है। अब टोटल 1 हेक्टेयर में तुम्हारे कितने प्लांट लग रहे हैं, ये 2 चीज़ें भैया क्या आपकी मायने रखेंगी किसमें, उत्पादन में, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड ऑल प्रैक्टिसेस, अब मेन चीज़ भैया क्या है इसमें, और तीसरी भैया चीज़ हमारी क्या, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट भैया ये सारी चीज़ें जो भी हैं इन सबका मैनेजमेंट कैसे करना है जिससे मैक्सिमम उत्पादन हो, ये भैया तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हमारी उत्पादकता बढ़ाने में होगी। कहने का मतलब हमने बताया क्रॉपिंग सिस्टम में हमको क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है अच्छे से अच्छा। हमने 4 चीज़ें बताई कि 4 तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अब हमको ध्यान 3 चीज़ों पे देना है, यानी कहने का मतलब इन्होंने कहा कि क्रॉपिंग सिस्टम के 3 पिलर्स बता दिए इन्होंने, क्या बताया, 3 पिलर्स। अब इन 3 पिलर्स में पहला इन्होंने बता दिया क्या भैया, हमारा बता दिया जीनोटाइप। जीनोटाइप कहने का मतलब भैया क्या करो, अच्छी क्वालिटी का सीड उगाओ जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या उत्पादन देता हो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग, कहने का मतलब भैया एचडीपी प्लांटिंग और सघन खेती करो जिससे भैया मैक्सिमम प्रोडक्शन भैया उस क्षेत्र में हो सके। एक ही क्षेत्र में ज़्यादा प्लांट लगेंगे और सबको पर्याप्त एरिया मिले जितना उनको उत्पादन के लिए जरूरी होता है तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाएगा। और उसके अलावा तीसरा हमारा सबसे जरूरी
ज़रूरी क्या, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हर चीज़ का क्या मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप, जो हम अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप एंड टाइम एंड स्पेस, जो क्रॉप का टाइम और स्पेस में अरेंजमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, चॉइस ऑफ वेराइटी, मेथड ऑफ स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी काम आती हैं। क्रॉपिंग पैटर्न हमारा क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम आपने देख लिया, अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब भैया क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस बाय द मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन द गिवन लोकलिटी एरिया। कहने का मतलब देखो भैया, एक आपका क्षेत्र होगा, कहीं ना कहीं आप रहते होंगे, अब गांव के अगल बगल में जो आपके यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न अपनाया जाता है, जैसे आपके यहाँ पहले गेहूँ उगा के, गेहूँ के बाद धान उगाया जाता है, धान के बाद आपके यहाँ जो भी उगाया जाता है सरसों उगाया जाता है। ठीक है, मतलब क्रम आपके यहाँ जो उगाया जा रहा है, सस्टेन क्रम जो आपके यहाँ उगाया जा रहा है, वही आपका क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न है। यानी जो लोकेलिटी, जो लोकल आदमी आ रहा, जो आपके यहाँ उगा रहा है, वही आपका क्या क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। ठीक है, जो मैक्सिमम लोग उगा रहे हो आपके क्षेत्र में, वही आपके क्षेत्र का क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब भैया जो क्रॉपिंग पैटर्न आपके यहाँ अपनाया जा रहा है उसका हम क्या करें, अच्छे से मैनेजमेंट करें। तो क्रॉपिंग पैटर्न में जब मैनेजमेंट जुड़ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, क्रॉपिंग सिस्टम। सिस्टम में आपका क्या मैनेजमेंट जुड़ जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें भैया, फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, देखो क्रॉपिंग सिस्टम में भैया क्या होता था, हम लोग मैनेजमेंट करते थे। फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट एन अप्रोप्रिएट। फार्मिंग सिस्टम का मतलब भैया क्या है, यहाँ पर भैया क्या करना है, क्रॉपिंग सिस्टम के साथ साथ हम लोग सिर्फ फसल ना उगाएं, फसल के साथ साथ क्या करें, फिशरीज, पोल्ट्री, ठीक है, और जो भी हमारे उसके साथ अलावा प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं, जो हमारी क्या प्रॉफिट को इंक्रीज करने वाली हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ हम उगाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फार्मिंग सिस्टम। लेकिन भैया यहाँ पर भैया क्या अंतर देखो क्या है, represent the farm enterprises with the cropping system livestock means available in the farmer to raise them the increasing profitability। the term फार्म सिस्टम एंड मिक्स्ड फार्मिंग आज इंटरचेंजली। देखो हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग सिस्टम और मिक्स्ड फार्मिंग को एक दूसरे के लिए यूज कर लेते हैं। देखो दोनों अलग अलग शब्द हैं। फार्मिंग सिस्टम भी यही होता है कि भैया हम लोग क्या करते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम के साथ साथ यानी फसल उगाने के साथ साथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज उगाएं। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग में भी यही होता है। ठीक है, एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग, सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ठीक है, मिक्स फार्मिंग में भी यही करते हैं, फार्मिंग सिस्टम में भी यही करते हैं, लेकिन एक अंतर होता है, उद्देश्य में दोनों के अंतर होता है। यहाँ फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य भैया क्या है, देखो फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य हमने क्या बताया था, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जबकि भैया जो हमारा इसका मिक्स्ड फार्मिंग का क्या होता है भैया, प्रॉफिटेबिलिटी तो देखना ही है, लेकिन साथ में हमको क्या करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को बना कर देखना है। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम में भैया हमें क्या देखना होता है, जो हमारा मिक्स्ड फार्मिंग है उसमें क्या देखना होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी देखना होता है। क्रॉपिंग सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बात किया जाए सोल क्रॉप क्या होगा। सोल क्रॉप देखो जो भैया जो हम लोग कभी इंटर क्रॉप्स उगाते हैं, इंटर क्रॉप्स मतलब भैया दो फसलें एक साथ उगाएंगे, उसमें एक हमारी मुख्य फसल होगी, एक हमारी ऐसे भैया हम लोग उसके साथ में क्या सब्सिडरी में उगा दिए। ठीक है, तो जो उसमें मुख्य फसल होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सोल क्रॉप। या भैया इकलौती फसल, अगर एक ही फसल एक टाइम पर एक खेत में लगाएं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सोल क्रॉपिंग या सॉलिड प्लांटिंग बोलेंगे। क्रॉपिंग स्कीम की अगर बात किया जाए भैया, तो क्रॉपिंग स्कीम भाई बहुत प्रकार की है, जिसमें पहला हमारा क्या भैया मोनोकल्चर आता है। मोनोकल्चर की अगर बात किया जाए, मोनोकल्चर भैया हमारा क्या होता है, मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है। मोनोकल्चर आल्सो सिंगल क्रॉपिंग और द मोनोक्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम जो हमारी एक ही फसल हमारी क्या सेम लैंड पर ईयर आफ्टर ईयर उगाई जाएगी, इसे हम लोग बोलते हैं मोनोकल्चर। ठीक है, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है भैया वो हमेशा क्या होगी, 100% ही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्रॉप्स जो बोए जा रहे हैं साल भर में एक ही बोई जा रही है। ठीक है, देखो मोनोकल्चर में एक ही फसल, यानी एक जरूरी नहीं एक साल में एक ही बार चावल उगाया, जैसे मान लो एक खेत है, ठीक है, इस खेत में हम चावल लगाए, फिर उसके बाद क्या किया, चावल लगाए, फिर चावल, यानी तीनों सीजन में हमने क्या किया, रबी खरीफ जाए तीनों में हमने क्या किया, चावल 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 उगा दिया। ये हमारा हो गया मोनोकल्चर। अगर मोनोक्रॉपिंग की बात किया जाए, एक साल में एक फसल लिया, अगले साल फिर एक फसल लिया, उसके अगले साल एक फसल, यानी एक साल में एक ही फसल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा। टाइप ऑफ क्रॉपिंग की अगर बात किया जाए तो मोनोक्रॉपिंग, इसका मोनोक्रॉपिंग जो हमारा होगा इसका हमेशा क्या होगा, CI हमेशा 100 होगा, कि एक साल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही फसल उगा रहे हैं। तो भैया जो हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी, देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला ही क्या होता है, जितनी हमने फसलें उगाई साल भर में, फसलें उगाई साल भर में गुणे 100,
ठीक है। जब हम एक साल में एक ही फसल उगा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, उसका क्रॉपिंग सिस्टम भैया क्या होगा, उसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100 ही होगा, किसका, मोनोक्रॉपिंग का। जबकि भैया मल्टीपल क्रॉपिंग हमारा जो होता है उसका एक से ज़्यादा होगा, कि एक साल में हम एक से ज़्यादा फसलें उगाते हैं। अब मल्टीपल क्रॉपिंग भैया टाइम और स्पेस को लेकर अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे अगर बात किया जाए भैया, तो मल्टीपल क्रॉपिंग में हमारा एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, ये सारी आती हैं। ये भैया हमारे क्या, ये हमारे जो है, अगर बात किया जाए इंटर क्रॉपिंग की, तो इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में बहुत ज़रा सा फ़र्क है। क्या भैया, एक फ़र्क होता है जिसे हम लोग सब एक शब्द में अगर बताएं तो भैया किसका फ़र्क है, रेशियो का। देखो भैया, अगर दो या दो से अधिक फसलें एक ही खेत में एक साथ उगाई गई हैं, ठीक है, तो वो इंटर क्रॉपिंग है। लेकिन उसमें भैया क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए, फसल के बीच में रेशियो। यानी भैया हमने 9 लाइनें किसकी उगाई, गेहूं की उगाई हैं, तो एक लाइन उगाएंगे सरसों की। फिर 9 लाइनें हमने किसकी उगाई हैं, गेहूं की उगाई, तो एक लाइन सरसों की। ये भैया क्या फिक्स पैटर्न होगा। अगर ये सब पैटर्न फिक्स है, यानी रेशियो फिक्स है, कितनी क्रॉप लाइन के बाद कौन सी लाइन आएगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंटर क्रॉपिंग। अगर रेशियो फिक्स ना हो, एक साथ में हम लोग क्या करें, सबको एक साथ में ऐसे बो दें छिटकावा विधि द्वारा, तो भैया ये हमारा कहलाएगा क्या, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाएगा। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में मत कंफ्यूज होना। मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप आ गया, क्रॉप का मतलब भैया दो या दो से अधिक फसलें उगाई जा रही हैं बिना किसी रेशियो के, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग। जबकि मिक्स्ड फार्मिंग में हमने आपको बताया था कि भैया फसल उत्पादन के साथ साथ मधुमक्खी पालन और जो भी हमारा पशुपालन, ये सारी चीज़ें करना हमारा क्या, मिक्स्ड कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, आगे बात किया जाए भैया, तो आपको बताएं इंटर क्रॉपिंग यानी अंतरा सस्यन में क्या होता है, रेशियो फिक्स होता है, दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, और रेशियो क्या होता है, इनके बीच में फिक्स होता है। अब भैया ये हमारी कुछ प्रकार की इंटर क्रॉपिंग्स हो सकती हैं। एक हमारी पैरेलल क्रॉपिंग, एक कैंपेन क्रॉपिंग, एक मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। ये हमारी क्या इंटर क्रॉपिंग के एग्जांपल हैं। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग और एडिटिव सीरीज क्रॉपिंग, रिप्लेसेंट क्रॉपिंग, ये हमारे कुछ भैया क्या हैं, ये भैया एग्जांपल हैं किसके, इंटर क्रॉपिंग के एग्जांपल हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए पैरेलल क्रॉपिंग क्या है, पैरेलल क्रॉपिंग देखो भैया, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग है पैरेलल क्रॉपिंग। कहने का मतलब भैया ये हमारा भैया एक एग्जांपल है। भैया इसमें भैया जो हमारी फसलें उगाई जा रही हैं, दो या दो से अधिक फसलें उगाई जा रही हैं, दोनों भैया एक दूसरे को ना फ़ायदा पहुंचाएंगी ना नुकसान पहुंचाएंगी। कहने का मतलब हम लोग उगाते हैं भैया क्या, दो फसलें उगा दी है हमने एक साथ में। इंटर क्रॉप में हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक फसलें उगाते हैं एक साथ में। अब दोनों फसलें ऐसी फसल हमने ली कि भैया दोनों हमारी क्या कर रही हैं, सच क्रॉप्स हैव द डिफरेंट नेचुरल हैबिट, जीरो कंपटीशन। यहाँ पर क्या हो, जीरो कंपटीशन हो, एक दूसरे को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए, तो हमारी क्या पैरेलल क्रॉपिंग हो जाएगी। ठीक है, जबकि कंपेनियन क्रॉपिंग हमारा क्या होता है, सच इंटरक्रॉप है द प्रोडक्शन बोथ इंटरक्रॉप इक्वल टू द सॉलिड प्लांटिंग। कहने का मतलब कैंपेनियन क्रॉपिंग, नाम याद रखना कंपेनियन। कंपेनियन में भैया क्या होता है, भैया कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, जो हमारी सोल क्रॉप यानी मुख्य फसल थी, जैसे हम लोग अगर एक खेत में गन्ना उगा लें, ठीक है, 1 हेक्टेयर गन्ना उगा लें, या 1 हेक्टेयर में आलू उगा लें। ठीक है, अब भैया 1 हेक्टेयर में गन्ना उगाओ, मान लो अगर 100 कुंटल पैदा हो रहा है, ठीक है, आलू उगाओ मान लो अगर 20 कुंटल पैदा हो रहा है, एक मानक के तौर पे बता रहे हैं, मान लो 100 कुंटल पैदा हो रहा है, यहाँ 20 कुंटल पैदा हो रहा है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को साथ में मिला के बोया जाए एक ही हेक्टेयर में, तो भैया 100 कुंटल गन्ना भी पैदा होगा, 20 कुंटल आलू भी पैदा होगा, और भैया ज़मीन क्या लगेगी, एक ही हेक्टेयर लगेगी। पहले 2 हेक्टेयर ज़मीन अलग अलग लगती थी। ठीक है, तो ऐसी फसलें हमारी क्या कंपेनियन क्रॉपिंग कहलाती हैं, जो भैया इंटर क्रॉप में भी भैया क्या सॉलिड प्लांटिंग जितना ही क्या करती हैं, प्रोडक्शन दे देती हैं। ऐसी फसलें क्या कहलाती हैं, कंपेनियन क्रॉपिंग कहलाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है भैया, जो हमारा पोटैटो शुगरकेन या ऑनियन शुगरकेन एक साथ जब उगाया जाता है तो भैया उतना ही उत्पादन दे देता है। मल्टी स्टोरिड क्रॉपिंग, स्टोरिड क्रॉपिंग का मतलब भैया हाइट से है। ठीक है, कहने का मतलब भैया पहले एक इंटर क्रॉप में हम लोग एक पौधा लगाया जो कम हाइट का है, उसके बाद एक उससे ऊंची हाइट का, एक उससे भी ऊंची हाइट का, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में ऐसे फसलें उगाएंगे भैया, एक हमारा जो है डिफरेंट हाइट के जो हम पौधे उगाएंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मल्टी स्टोरिड क्रॉपिंग। जैसे गन्ना, मस्टर्ड, ऑनियन। देखो भैया यहाँ पर प्याज लगा होगा, उसके बाद भैया यहाँ पर मस्टर्ड, उसके बाद भैया यहाँ पर गन्ना, तो हमारा क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ये मल्टी स्टोरिड क्रॉपिंग का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर बात किया जाए सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप हायर देन द प्योर क्रॉप। देखो वही आपको बताए थे, अगर बराबर होगा दोनों का तो कंपेनियन है, अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। कहने का मतलब भैया अगर देखो मान लो 100 कुंटल हम लोग पैदा कर ले रहे थे गन्ना,
अकेले में बताए थे 20 कुंटल पैदा कर ले रहे थे भैया आलू, साथ में दोनों को बो दिए तो ये हो गया 110 कुंटल, ये हो गया 25 कुंटल, दोनों का उत्पादन गया बढ़ साथ में बोने की वजह से। तो ऐसे भैया कहलाएंगी क्रॉपिंग्स क्या, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहलाएंगी। आगे एडिटिव सीरीज इंटर क्रॉपिंग, एडिटिव सीरीज इंटर क्रॉपिंग में भैया थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं इसमें भैया, एक कहीं कहीं पर क्या देखो भैया, एडिटिव सीरीज का मतलब भैया क्या है, एडिटिव सीरीज का मतलब भैया देखो शुगर केन और पोटैटो इन्होंने उगाया है, ठीक है। कहने का मतलब देखो हम लोग शुगर केन उगाते हैं तो 90 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं, यानी एक लाइन शुगर केन की होगी उसके बीच में भैया क्या होगा 90 सेंटीमीटर का गैप होगा, फिर एक लाइन शुगर केन की होगी फिर 90 सेंटीमीटर का गैप होगा। ये नॉर्मल में हम लोग उगाते हैं, सेम आलू के साथ भी होता है। तो देख लो, मान लो अगर हमने ये खेत हमारे पास है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये हमने भैया एक लगाई गन्ने की लाइन, 90 सेंटीमीटर गैप छोड़ा, फिर गन्ने की लाइन, फिर 90 सेंटीमीटर गैप छोड़ा, फिर गन्ने की लाइन, ये हमने 90-90 सेंटीमीटर गैप छोड़ के गन्ने की लाइन्स लगा दी। अब हमको आलू बोना था, इस बीच में हमने क्या किया, आलू बो दिया, ठीक है। अब आलू से आलू का गैप अगर देखेंगे तो कितना है, 90 सेंटीमीटर है, जबकि गन्ने से गन्ने का गैप कितना है, 90 सेंटीमीटर है। तो भैया इसी फसल क्रॉपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव सीरीज क्रॉपिंग बोलते हैं भैया। जो हमारी मुख्य जो मेन फसल है उसका जो हमारा अनुपात था वो भी कम नहीं हुआ, 90 सेंटीमीटर था तो 90 सेंटीमीटर अभी भी बना हुआ है, और हमने बीच में दूसरी इंटरक्रॉप लगा भी दी, ठीक है। तो ऐसी कहलाती है एडिटिव सीरीज इंटरमेंट। रिप्लेसमेंट सीरीज भैया क्या होता है, रिप्लेसमेंट सीरीज भैया क्या, हम लोग भैया क्या करेंगे, गेहूं उगा रहे थे, गेहूं में हमने 10वीं लाइन को उखाड़ कर उसकी जगह क्या लगा दिया, सरसों लगा दिया। 9:1 का रेशियो बनाना होता है ना, तो हमने क्या किया, 10 लाइन में हमने एक भैया क्या गेहूं की लाइन बीच की गायब कर दी, उसकी जगह हमने सरसों लगा दिया। इसे बोलते हैं भैया क्या, उसकी जगह पर लगाए हैं ना, जगह पर लगाने का मतलब क्या, रिप्लेसमेंट, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट हो गया। प्री रिक्विसाइट सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग भैया, कुछ हमारे भैया जो होते हैं फायदे भी होते हैं इंटरक्रॉपिंग के। क्या फायदे होते हैं, जैसे पहला देखो हमको उगाने में ध्यान क्या रखना होता है, इससे क्वेश्चन भैया देखो उसमें आ गया था अभी जो हम लोग DHO वाला दिए थे कि भैया क्या, टाइम ऑफ पीक ऑफ न्यूट्रिएंट डिमांड भैया क्या होना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। हमको ध्यान रखना है जब इंटरक्रॉपिंग हम लोग उगाएं तो हम लोग क्या ध्यान रखें, मतलब प्री रिक्विसाइट मतलब हम लोग क्या पहले ध्यान रखना चाहिए। पहली बात हमको ध्यान रखना है कि न्यूट्रिएंट की यानी जो मांग है, जो हमारी न्यूट्रिएंट की मांग है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग समय पर होना चाहिए। जैसे मक्का अगर बात किया जाए, मक्का को चाहिए होता है 50 दिन पे, ठीक है, जबकि भैया हमारा जो उर्द मूंग होता है इसको चाहिए होता है 30 दिन पे। अब दोनों को भैया जब अलग अलग टाइम पर चाहिए तो समस्या समाप्त हो गई। दोनों को भैया क्या अलग अलग टाइम पर चाहिए होता है न्यूट्रिएंट, जब अलग अलग टाइम पर दोनों को न्यूट्रिएंट चाहिए तो समस्या हमारे पास क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्यों समस्या समाप्त हो गई, देखो हमने क्या किया भैया, 30 दिन पे हमने दे दिया जब न्यूट्रिएंट, तो भैया किसने ले लिया, उर्द ने ले लिया। 50 से 60 दिन पर हमने दे दिया तो मूंग ने ले लिया, ठीक है। पहली बात तो लाइट के लिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए। देखो मेन चीज़ हमने क्या ध्यान रखना है, कंपटीशन ना हो। कंपटीशन ना हो किसके लिए, पहली बात तो न्यूट्रिएंट के लिए ना हो, दूसरी बात लाइट के लिए ना हो, तीसरी बात जगह के लिए ना हो, चौथी बात भैया क्या हमारा जो है मतलब CO2 के लिए ना हो, मतलब जितनी भी हमारी पानी के लिए ना हो, जितनी भी चीज़ें हमारे क्रॉप मतलब फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए क्या होना चाहिए, दोनों क्या साहचर्य से काम चलाएं, ठीक है। दोनों क्या करें, व्यवहार से काम चलाएं, ना कि क्या करें कंपटीशन करें, आपस में लड़ाई करें। अगर दोनों आपस में लड़ी तो आपका भैया क्या होगा, नुकसान होगा। तो कंपटीटिव फसलें कभी भी इंटरक्रॉप में नहीं ली जाती हैं, ठीक है। आगे मिक्स्ड क्रॉपिंग की अगर बात किया जाए तो मिक्स्ड क्रॉपिंग आपको बताए थे भैया, कोई भी रेशियो फिक्स नहीं रखना है, 2 या 2 से अधिक फसलों को क्या करना है, एक के साथ में ऐसे बो देना है, कोई बिना रेशियो के, ठीक है। इसके अलावा सीक्वेंशियल क्रॉपिंग आपको बताए थे भैया क्या होगा भैया, ये हमारी जो है एक फसल कटने के जस्ट बाद, यानी हमने क्या किया, थोड़ा भी गैप नहीं छोड़ा। देखो इधर हमारा जैसे देखो पहली फसल हमने बोई किसकी, पहली फसल हमने बोई थी भैया देखो, जैसे हमने पहली फसल बोई मक्का, ठीक है, और जैसे ही मक्का कटा हमने क्या बो दिया, आलू। मक्का कटते ही हमने आलू बो दिया, और आलू के कटते ही हमने क्या किया भैया, आलू खुदा तुरंत हमने बो दिया मिर्च, और मिर्च के भैया मतलब कटते ही अगली फसल हमने बो दी। कहने का मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल। सीक्वेंस मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जिस दिन भैया हमने मक्का काटा उसी दिन हमने क्या किया, अगली फसल आलू बो दिया। जिस दिन हमने आलू खोदा उसी दिन हमने क्या किया, मिर्च बो दिया। जिस दिन मिर्च हमने काटा उसी दिन अगले दिन अगली फसल बो दिया। इसी को हम बोलते हैं क्या, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। मतलब सीक्वेंस कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी एक क्रॉप के हार्वेस्टिंग और दूसरे क्रॉप की सोइंग के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा
क्या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग हो जाएगी। जबकि रिले क्रॉपिंग क्या होगा, रिले क्रॉपिंग भैया तो कटने से पहले ही बो दो, कहने का मतलब पहली फसल हमने ये बोई और ये काटने से पहले दूसरी फसल हमने बो दी और तीसरी फसल उसको काटने से पहले बो दी, तो ये जो हमारा ओवरलैपिंग फेज होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। रिले दौड़ आप जानते हैं ना, रिले दौड़ में क्या होता है भैया, मान लो जो धावक होता है वो बहुत लंबा रेस होता है, ठीक है, यहाँ से धावक दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, उसके हाथ में मसाल होती है। अब मान लो ये यहाँ तक पहुँचा, अब इसके साथ में इसी के साथ का एक साथी है, अब ये भी इसके साथ में दौड़ना शुरू कर देगा, दोनों साथ में दौड़ेंगे, ठीक है। जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी तब ये क्या करेगा, मसाल इसको थमा देगा और ये दौड़ने लगेगा, ठीक है, आगे फिर ऐसे इसका साथी मिलेगा। इसी प्रकार की दौड़ को हम लोग बोलते हैं क्या, रिले दौड़ बोलते हैं। उसी के आधार पर क्रॉपिंग लाई गई, रिले क्रॉपिंग, ठीक है। किसने लाया था, सबसे पहले इसको लाया था ला फ्लिट्ज ने। किसने लाया था, ला फ्लिट्ज। ला फ्लिट्ज उसको लेकर आए थे, ला फ्लिट्ज जो लेकर आए थे उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिले क्रॉपिंग। और भैया जो हमारी रिले क्रॉपिंग है इसको भैया पैरा बोला जाता है, कहाँ पर, बिहार या वेस्ट बंगाल में। बिहार और बंगाल में बोलते हैं इसको पैरा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में बोलते हैं उटेरा। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, एमपी में उटेरा, बिहार बंगाल में क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। किसको, रिले क्रॉपिंग को। यानी फसल की कटाई से पहले हम क्या करें, फसल को बो दें। जैसे मान लो इन्होंने लिखा भैया पोटैटो इज प्लांटेड बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ मेज, यानी हमने बोया मक्का और मक्का को काटने से पहले हमने क्या किया, यहीं पर भैया लगा दिया अगली फसल जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, आलू। अब आलू को काटने से पहले इन्होंने लगा दिया दूसरी फसल जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मूली। कहने का मतलब पहली फसल कटने से पहले दूसरी फसल को बो देना ही हमारा क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया तो आपके सामने एग्जाम्पल आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। ये हमारा क्या, रिले क्रॉपिंग। किसका, मूंग, मेज, पोटैटो, व्हीट हमारा एक एग्जाम्पल है। डॉक्टर शेर सिंह बेंस ने सबसे पहले रिले क्रॉपिंग को खोजा था। किसने, यस यस बेंस। यस यस बेंस ने भैया क्या किया था, रिले क्रॉपिंग को खोजा था। ला फ्लिट्ज ने सॉरी मिक्स्ड क्रॉपिंग को खोजा था। मिक्स्ड क्रॉपिंग किसने खोजी थी, ला फ्लिट्ज ने, ठीक है। मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग आपको बता देते, डिफरेंट हाइट के होंगे, जैसे 10 मीटर का हमारा एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया है भैया, कोकोनट, ब्लैक पेपर, कोकोआ और पाइनएप्पल। कोकोनट 10 मीटर हाइट का होता है, ब्लैक पेपर 6 मीटर का, कोकोआ 3 मीटर का और पाइनएप्पल 1 मीटर का। हमने क्या किया है भैया, अलग अलग प्लांट हाइट के एक साथ में उगा दिए, इसी को हम बोलते हैं क्या, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। भैया हम लोग क्या करते हैं, चॉइस ऑफ द क्रॉपिंग फॉर द मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग। जब हम लोग सघन खेती कर रहे हो तो हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं भैया। पहली बात तो क्या हो, एलोपैथिक नेचर का ना हो, यानी कोई भी ऐसा केमिकल ना निकालता हो जिससे भैया अगली फसल को नुकसान होता हो। लेग्यूम्स हम लोग ले लेते हैं क्योंकि लेग्यूम्स हमारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को भैया CN रेशियो उनका अच्छा होता है, आसानी से सड़ जाती हैं और नाइट्रोजन अगली फसल में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो वेजिटेबल होती हैं इनको भी हम लोग साथ में ले लेते हैं। वेजिटेबल डिजर्व इन ड्यू टू द प्लेस ऑफ इंटेंसिव क्रॉपिंग बिकॉज, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें हाई कैश न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें स्पेशल होती हैं, इसलिए उनको भी यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। आगे अगर बात की जाए टेरा फार्मिंग, टेरा फार्मिंग हमारा क्या है भैया, पृथ्वी पर हम लोग क्या करें, मंगल ग्रह जैसी स्थिति पैदा करें। मंगल ग्रह पर जैसी स्थिति है भैया, जैसे CO2 वहाँ पर मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा CO2 पाई जाती है, तो वैसे ही हम लोग स्थिति पैदा करें कहाँ, पृथ्वी पर। और फिर हम लोग वहाँ पर क्या करें, बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करवाने का प्रयास करें, जिससे हमें पता चल पाएगा कि भैया क्या मंगल पे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर सकते हैं। ऐसी खेती हमारी क्या कहलाती है भैया, टेरा फार्मिंग कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अगली बात करें हम लोग एरोपॉनिक्स किसे कहेंगे। एरोपॉनिक्स मतलब भैया बिना भैया क्या, सॉइल की खेती। कहने का मतलब भैया मिट्टी के बिना खेती हमारा क्या कहलाता है, एरोपॉनिक्स, ठीक है। भैया देखो, दो एरोपॉनिक्स भी हो सकता है हमारा, हाइड्रोपॉनिक्स भी हो सकता है। एरोपॉनिक्स मतलब एयर में, ठीक है, कहने का मतलब एयर में, और हाइड्रोपॉनिक्स मतलब भैया पानी में फसल उगाओ तब भी भैया खेती अगर टच ना करे मिट्टी को तो भैया हाइड्रोपॉनिक्स हो गया, एकदम पानी में हो गए। और एरोपॉनिक्स में हम लोग क्या करते हैं भैया, मनी प्लांट वगैरह को क्या पानी में या न्यूट्रिएंट मीडियम में डुबा के रख देते हैं और ये हमारा लगा रहता है बॉटल में, ठीक है, मिट्टी की ज़रूरतें नहीं होती है। तो ऐसे ही हमारा क्या, ये हमारा एरोपॉनिक्स कहलाता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 60% केमिकल फर्टिलाइजर बचा लेते हैं, 100% तो पेस्टिसाइड बचा लेते हैं, 98% वाटर, 60% केमिकल फर्टिलाइजर। देखो भैया क्या क्या बचा लेते हैं एरोपॉनिक्स में, 98% पानी बच गया, ठीक है, 100% बच गया भैया केमिकल्स हमारा पेस्टिसाइड वगैरह, ठीक है, और फर्टिलाइज़र भी बच गए हमारे क्या, 60% हमारे क्या फर्टिलाइज़र भी बच गए। यानी पेस्टिसाइड तो 100% बच गया, पेस्टिसाइड का तो यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। इसको खोजा किसने था भैया, 1997 में सबसे पहले इसको खोजा था किसने, नासा ने सबसे पहले भैया इसको खोजा था 1997 में। और क्या उगाया था, पॉड्स उगाए थे, पॉड बीन उगाए थे भैया, ठीक है। स्पेस स्टेशन में भैया पहली बार इन्होंने पॉड उगाए थे, कैसे, न्यूट्रिएंट रिच
स्प्रे स्प्रे करते थे, न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर करके जड़ पर, मतलब जो प्लांट होगा उसकी जड़ पर क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते रहेंगे। इससे भैया क्या करेंगे, खेती करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा कहाँ से, एनिडेशन और एलिलोपैथी से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपना ये चैप्टर है, आगे इसी से शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा है जरूर बताइए कमेंट सेशन में। अगर कोई भी आपको नई इसमें मतलब चीज़ चाहिए, अगर कुछ भी आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो उसको भी बता दें। एक्सप्लेनेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो उसको भी बता दें। ठीक है, तो आगे से हम उसका सुधार कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।